अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, उसका चैप्टर 13। आज हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म एंड रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। सबसे पहले ब्रीथिंग क्या होती है। ब्रीथिंग से मुराद है हमारा सांस लेना। ये जो हम हवा अंदर खींचते हैं यूँ, फिर हवा बाहर निकाल देते हैं, ये है ब्रीथिंग। हवा को अंदर लेके जाना, हवा को बाहर निकालना, सिंपली इसको कहते हैं ब्रीथिंग। हमने इसकी रेगुलेशन पढ़नी है कि ब्रीथिंग कैसे कंट्रोल की जाती है, और इसका मैकेनिज़्म भी पढ़ना है कि ब्रीथिंग जो है इसके पीछे कौन कौन सी चेंजेस होती है जिसकी वजह से हवा आपके लंग्स के अंदर जाती है और फिर बाहर आती है। तो सबसे पहले जी, मैकेनिज़्म एंड रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच फ्रेश एयर कंटेनिंग मोर ऑक्सीजन इज़ पम्प्ड इनटू लंग। आसान सी डेफिनेशन है कि ज़्यादा ऑक्सीजन वाली जो हवा है उसको लंग के अंदर पंप किया जाता है, एंड एयर विद मोर CO2 पम्प्ड आउट ऑफ लंग। और ऐसी हवा जिसमें CO2 ज़्यादा है उसको बाहर निकाल देते हैं। ज़ाहिरी बात है, हमारा ये जो हवा अंदर लेके जाने का मकसद क्या होता है, ऑक्सीजन हासिल करना। तो हम फ्रेश एयर को अंदर लेके जाते हैं, और जब उस फ्रेश एयर में से ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है, अब वो एयर एक्सपायर हो गई, उसको अब बाहर निकाल देना है, उसकी जगह न्यू एयर लेके जानी है अंदर। अच्छा, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल फिज़िकल प्रोसेस को कहते हैं, यानी कि एक फ़िज़िकल चेंजेस आ रही है। ये कोई केमिकल प्रोसेस नहीं है, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। सिंपली आपके लंग्स के अंदर, आपके चेस्ट कैविटी में चेंजेस आ रही है, हवा अंदर जाती है, कुछ और चेंजेस आती है, हवा बाहर निकाल दी जाती है। ब्रीथिंग रेट कितना होता है हमारा? ब्रीथिंग रेट होता है जी 15 to 20 टाइम्स पर मिनट। नॉर्मली रेस्ट की हालत में हम 1 मिनट के अंदर 15 से 20 दफ़ा ब्रीथिंग करते हैं, यानी हवा को अंदर लेके जाते हैं, बाहर निकालते हैं। कितनी बार? 15 से 20 टाइम। हाँ, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, फिर आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तब ब्रीथिंग रेट आपका 35-40 भी हो सकता है। अच्छा जी, अब 3 बातें हैं, बड़ी ज़रूरी है, आपने याद रखनी है। पहले मैं आपको जनरली बता दूं ये 3 बातें हैं क्या। ये बातें आपके लंग्स के बारे में है कि आप हवा अंदर कैसे खींच सकते हैं। मेरी बात याद रखें कि आपके जो फेफड़े हैं ये सोफ़े की तरह हैं। सोफ़ा जैसे घर के अंदर रखा हुआ कोई कुशन है, कोई सोफ़ा है। अब वो सोफ़ा जो है वो अपने आप सूकड़ भी नहीं सकता, अपने आप फैल भी नहीं सकता। अगर आप सोफ़े के ऊपर बैठे हैं वो सोफ़ा दब जाएगा, ठीक है। अगर आप उठ जाएं वो सोफ़ा वापस अपनी हालत में आ जाएगा, असली हालत में। यही हमारे लंग्स का हिसाब है। लंग्स अपने आप सूकड़ नहीं सकते, लंग्स में मसल नहीं होते। ये जो मसल है ये सूकड़ने की एबिलिटी रखते हैं। लंग्स आर नॉट मेड अप ऑफ मसल, दे आर लाइक स्पंजी ऑर्गन, सोफ़े की तरह है। उसके ऊपर आप दबाव लगाएंगे, ठीक है, वो दब जाएंगे। आप दबाव हटाएंगे, वो अपनी असल हालत में आ जाएंगे। आपके पास सोफ़ा हो इतना सा, उसको आप दबाएं, उसके अंदर पानी भरा हुआ हो, उसको आप दबाएं तो पानी बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसको आप छोड़ दें, वापस हाथ हटा लें, आपने हाथ से प्रेशर लगाया, हाथ हटा लें, वो वापस फैल जाएंगे। हमारे लंग्स ऐसे ही होते हैं, वो अपने आप हवा खींच भी नहीं सकते, अपने आप हवा निकाल भी नहीं सकते। तो सिर्फ उनके ऊपर प्रेशर कम या ज़्यादा करना है। अगर लंग के ऊपर प्रेशर आपने बढ़ा दिया तो अंदर से हवा बाहर चली जाएगी। इस अमल को आप बोलेंगे एक्सपीरेशन। हवा को बाहर करना एक्सपीरेशन है। अगर आप लंग के ऊपर से प्रेशर रिमूव कर देंगे तो वो लंग फैल जाएंगे और हवा को खींच लेंगे। इस अमल को कहेंगे इंस्पिरेशन। यानी हमारी जो ब्रीथिंग है 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। इंस्पिरेशन हवा को अंदर खींचना, एक्सपीरेशन हवा को बाहर निकालना। तो अब ये लंग के ऊपर प्रेशर कौन सी चीज़ डालती है और कौन सी चीज़ प्रेशर रिमूव करती है? याद रखें, लंग के ऊपर जो चीज़ प्रेशर डालती है या रिमूव करती है वो होता है डायाफ्राम, और उसके अलावा हमारी ये पसलियाँ। रिब्स प्रेशर डालती है लंग्स के ऊपर तो लंग में से हवा निकल जाती है। रिब्स प्रेशर जो है वो रिमूव करती हैं तो लंग्स फैल जाते हैं। लंग्स के ऊपर 2 चीज़ें प्रेशर डालती हैं, डायाफ्राम और रिब्स। मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट बनाए हैं ब्रीथिंग के हवाले से, बड़े ज़रूरी है। पहला पॉइंट, लंग्स आर स्पॉन्जी, ठीक है, मैं बता चुका हूँ। लंग सूफे की तरह हैं आपके। नॉट पुल और पुश एयर। पुल मतलब खींचना, पुश मतलब निकालना। हवा को खींच भी नहीं सकते अंदर, ठीक है। इंस्पिरेशन भी नहीं कर सकते, एक्सपिरेशन यानी पुश भी नहीं कर सकते, आउट भी नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, डायाफ्राम मसल कंट्रोल लंग। डायाफ्राम क्या है? ये मैंने 2 लंग्स बनाए हैं। लंग के नीचे ये जो चीज़ है, ये लंग के नीचे ये जो नीचे वाली साइड पे एक मोटी सी शीट होती है,
ये शीट कहाँ होती है? आप अपनी पसलियों पे हाथ रखें, ये रिब्स है यहाँ पे, इन रिब्स के नीचे ना एक शीट लगी हुई है, मोटी सारी शीट चादर की तरह, उसको कहते हैं डायाफ्राम। ठीक है बेटा, डायाफ्राम इधर उधर से मसल से अटैच है। डायाफ्राम के अंदर मसल्स होते हैं, तो डायाफ्राम मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, शीट ऑफ मसल्स प्रेजेंट बिलो लंग्स। इसने लंग के ऊपर दबाव डालना है। अगर ये शीट के मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, फॉर एग्जांपल इसके मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए तो ये शीट नीचे की तरफ मूव कर जाती है और लंग के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है। अगर इसकी मसल रिलैक्स हो जाए, ये ऊपर की तरफ मूव कर जाती है और नीचे से लंग पे प्रेशर डालती है। तो मैंने लिखा है डायाफ्राम मसल कंट्रोल लंग्स बिकम डूम लाइक व्हेन रिलैक्स। अगर ये रिलैक्स हो तो क्या बन जाते हैं? डूम लाइक। डूम किसको कहते हैं? गुंबद को। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये शीट ऊपर की तरफ चली गई, डायाफ्राम ऊपर की तरफ, डूम की तरह। गुंबद, गुंबद क्या होता है? मस्जिदों का जो मेहराब होता है। डूम क्या होता है? मस्जिदों को जो मेहराब होता है, ये इस तरीके से। ठीक है, इसको डूम कहते हैं इस चीज़ को। तो जब इसके मसल रिलैक्स होते हैं ये ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये नीचे की तरफ। ठीक है, ऑटोमेटिकली, यानी अगर इसका मसल रिलैक्स है इसने ऊपर चढ़ जाना है, अगर इसके कॉन्ट्रैक्ट तो इसको यहाँ से खींचा जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। जब ये नीचे आएगा तो लंग पे प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। आपको समझ आ गई डायाफ्राम की भी। एक और चीज़ है जी इंटरकोस्टल मसल, जो हमारे लंग को कंट्रोल करते हैं। इंटरकोस्टल मसल, ये मसल रिब्स से अटैच है, आपकी पसलियों से अटैच है। ठीक है, आपके अंदर कितनी पसलियाँ हैं बोला? 24। 12 इस साइड पे है, 12 इस साइड पे है। ये जो रिब्स हैं इनके बीच में मसल्स होते हैं, उन मसल्स को कहते हैं इंटरकोस्टल मसल। अच्छा, वो मसल आपके रिब्स से अटैच है। जब वो मसल सिकुड़ते हैं ना, मैं यहाँ पे रिब्स भी बना दूँ, ये बेटा जी समझ लें आपके रिब्स हैं। ठीक हो गया जी, ये दीज आर एक्चुअली योर रिब्स। अब रिब के मसल जब सिकुड़ेंगे, यहाँ से रिब के मसल है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे ये आपकी रिब को मूव करवाएंगे ऊपर वाली साइड पे। इतनी सी बात याद रखनी है कि डायाफ्राम के मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो डायाफ्राम डूम लाइक बन जाएगा। रिब के मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिब जो है वो अपवर्ड आगे की तरफ और ऊपर की तरफ भी जाएंगी, अपवर्ड भी, और फॉरवर्ड यानी सामने की तरफ भी आएगी। तो इन दोनों चेंजेस की वजह से आपके चेस्ट की कैविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो दो चीज़ें आपके लंग के मूवमेंट को कंट्रोल करेंगी, एक डायाफ्राम के मसल, दूसरे इंटरकोस्टल मसल। अपने आप लंग ना हवा को खींच सकते हैं ना निकाल सकते हैं। अब जी ब्रीथिंग 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन। इनका मतलब होता है अंदर, नाम से जाहिर है, तो इंस्पिरेशन में हवा अंदर लेके आई जाएगी। अच्छा, इंस्पिरेशन को इनहेलेशन भी बोलते हैं। दूसरा नाम इसका होता है इनहेलेशन, अंदर हवा को खींचना। तो एयर मूव्स इनटू लंग्स, इस स्टेप के अंदर हवा लंग में आती है। कैसे आती है? एरिया ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज्ड। मैंने बताया आपके लंग सोफे की तरह है। चेस्ट के अंदर जो खाली जगह है, हमारी चेस्ट के अंदर जो खाली जगह है, इसको कहते हैं थोरेसिक कैविटी। इस कैविटी को इंक्रीज़ करना है, लंग ने अपने आप फैल जाना है। जैसे कोई सोफे के ऊपर कोई बंदा बैठा हुआ है, वो बंदा उठ जाए, प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, सोफा ऊपर आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है कि लंग के ऊपर पसलियों ने और नीचे से डायाफ्राम ने प्रेशर डालना है और इन्होंने रिमूव करना है। अब इंस्पिरेशन करनी है, हवा अंदर खींचनी है। अंदर खींचने के लिए आपको चेस्ट कैविटी का एरिया इंक्रीज करना पड़ेगा। कैसे इंक्रीज होगा? तो लंग्स पे प्रेशर रिड्यूस कैसे किया जाएगा? पहले नंबर पे आपके रिब के मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट चेंज आएगी रिब्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, जब रिब के मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो रिब के मसल ना ऐसे पीछे से अटैच है, ये आपकी पसली हैं, बैक साइड से ये अटैच है। ये रिब्स ऊपर उठ जाएंगी, आपकी रिब्स किधर उठेंगी? ऊपर, और थोड़ी सी अपवर्ड भी जाएंगी, फॉरवर्ड भी आएंगी, अपवर्ड भी जाएंगी। ठीक है, आपकी रिब के साथ जो मसल अटैच है यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल, वो रिब्स को ऊपर उठा देंगे। दूसरी चेंज क्या आएगी? डायाफ्राम के मसल भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। डायाफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। अब जब डायाफ्राम के मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यहाँ से ये डायाफ्राम को नीचे खींच लेंगे। डायाफ्राम नीचे चला गया, रिब्स ऊपर उठ गई, आपका सीना, आपके चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो गई, लंग्स ऑटोमेटिकली एक्सपेंड हो जाएंगे। और लंग एक्सपेंड होंगे तो क्या होगा? आपको पता है कि बाहर से हवा को अंदर खींचेंगे। इस फेज़ को आप बोलेंगे इंस्पिरेशन। डायाफ्राम नीचे गया,
रिब्स बाहर की तरफ ऊपर की तरफ आई, चेस्ट कैविटी इंक्रीज हुई, हवा अंदर खींच ली गई। अब सेकंड फेज एक्सपीरेशन कैसे होगी, टोटली इसके उलट है। इसको एक्सपीरेशन के अलावा इसको एक्सहेलेशन भी बोलते हैं। एग्जिट से ये वर्ड निकला है, एग्जिट का मतलब होता है बाहर जाना। तो एयर्स मूव आउट ऑफ लंग्स, और उसको मूव करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ चेस्ट कैविटी रिड्यूस, चेस्ट को कैविटी को अंदर से छोटा करना पड़ेगा। कैसे छोटा किया जाएगा, अब आपको पता है कि ये जो डायाफ्राम के मसल है ये रिलैक्स हो जाएंगे और डायाफ्राम क्या बन जाएगा, डूम शेप, ये गुंबद की तरह यानी डूम लाइक हो जाएगा। डायाफ्राम मैंने एरो लगाया है ऊपर की तरफ। दूसरी तरफ रिब के मसल भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये जो आपके इंटरकॉस्टल मसल है रिब के, ये भी क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट। और रिब्स नीचे की तरफ मूव करेंगी आपके लंग्स की तरफ, तो आपके लंग पे दबाव पड़ेगा नीचे से भी, ऊपर से पसलियों का, ऊपर से पसलियाँ फेफड़ों को दबाएगी, नीचे से डायाफ्राम, लंग बेचारे बीच में पिस जाएंगे, छोटे हो जाएंगे और हवा लंग में से बाहर चली जाएगी। इस फेज को बोलते हैं एक्सपीरेशन। अच्छा, एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन और है, साइड पे लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। रेस्पिरेटरी नाम से जाहिर है आपकी सांस के मुतल्लिक है। सिंड्रोम ग्रुप ऑफ डिजीज़ को कहते हैं जब काफ़ी सारी बीमारियां एक साथ लग जाए उसको सिंड्रोम, जैसे एड्स भी एक सिंड्रोम है। ये बीमारी जो है ये होती है जेस्टेशन एज में। किस एज में, जेस्टेशन एज। जेस्टेशन एज वो एज जब बच्चा माँ के पेट में हो, उस पीरियड को कहते हैं जेस्टेशन पीरियड, यानी प्रेगनेंसी का पीरियड। जेस्टेशन मीन प्रेगनेंसी। लेस देन 7 मंथ, आमतौर पे जो 7 मंथ का बेबी है या उससे छोटा बेबी है उसमें ये बीमारी होती है। आपको पता है जेस्टेशन पीरियड ह्यूमन में 9 मंथ का होता है, तो 7 मंथ के बेबी में आमतौर पे ये बीमारी होती है। होती क्यों है, उसमें सर्फिक्टेंट नहीं बनता। सर्फिक्टेंट क्या होता है, आपके लंग्स के बाहर जो एपिथीलियम होती है, जो आपकी एल्वोलाई है ना, मैंने बताया है पिछले लेक्चर में, आपके लंग में हवा की थैलियाँ होती हैं, ठीक है, ये हवा की थैलियाँ कहलाती हैं एल्वोलाई। एल्वोलाई के जो बाहर वाले सेल होते हैं उनको कहते हैं एल्व्यूलर एपिथीलियम। एल्वोलाई के बाहर वाले सेल ये वाले क्या कहलाते हैं, एल्व्यूलर एपिथीलियम। ये एल्व्यूलर एपिथीलियम बाहर की तरफ एक चीज़ खारिज करते हैं जिसको कहते हैं सर्फिक्टेंट। सर्फिक्टेंट, सर्फिक्टेंट क्या है, सर्फिक्टेंट लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ एक मॉलिक्यूल है, यानी लिपोप्रोटीन। ये आपकी एल्वोलाई में सरफेस टेंशन रिड्यूस करता है। सरफेस टेंशन क्या है कि जब आपके लंग्स फैलते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो वो वापस अपनी ठीक जगह पे आ जाते हैं, ज़्यादा ओवर नहीं होते, पिचकते नहीं हैं, कोलैप्स नहीं होते। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में ये वाला सर्फिक्टेंट पैदा नहीं होता या बड़ा कम पैदा होता है, जिसकी वजह से लंग फैल तो जाते हैं। जिस तरीके से सोफ़ा घर का ख़राब हो जाता है, कभी कभी उस सोफ़े के ऊपर ज़्यादा ही देर बैठे रहे, आप बैठे रहे तो क्या होगा, वो जब बैठ के आप उठेंगे वो नॉर्मल अपनी जगह पे नहीं आएगा। तो लंग्स का हिसाब भी यही हो जाता है कि लंग्स अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं आते हवा को बाहर निकालने के बाद। इस चीज़ को कहते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। सर्फिक्टेंट ना बनने की वजह से लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं और बच्चे की डेथ भी हो सकती है या बच्चा कई रेस्पिरेटरी बीमारियों का शिकार होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है वो मुझसे कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।